हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विल एंड दिस इज सुरभि। सो अभी तक हम लोग PYQs कर रहे थे और आज मैं उसी सीरीज़ में आपके साथ हूँ दिसंबर 2018 का पेपर लेकर, जिसमें हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे। आज पेपर 1 क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। पेपर 1 में आपके 15 क्वेश्चंस के अराउंड होते हैं और पेपर 2 में आपके 10 क्वेश्चंस के अराउंड होते हैं। लेकिन जो दिसंबर 2018 का पेपर 2 है ना, उसमें 15 क्वेश्चंस है पूरे। वो भी कुछ ऐसे जिनमें एक्सप्लेनेशंस की काफ़ी ज़रूरत है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं खामखा आपकी क्लास 2-2.5 घंटे तक एक्सटेंड कर दूं और वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं रिटेनेबल भी ना हो, आप लोग एंड तक बोर हो जाओ, पूरी ना देखो या कुछ भी। ऐसा नहीं चाहती मैं चाहती हूँ उतनी ही क्लास हो जितना आप लोग रिटेन कर पाएँ, जितना आप लोग एक्चुअली समझ पाएँ। हमारे पास टाइम है तो हम क्यों ना उसे यूटिलाइज करें। आराम से कल करेंगे उसको, पेपर 2 को डिस्कस। ओके। वैसे एक बात और, कि आप लोगों से मैंने कल नहीं पूछा कि कितने मार्क्स बने, तो आप लोगों में से किसी ने मुझे नहीं बताया। यार ये तो गलत बात है ना। आप लोग खुद से भी तो इंटरेक्ट कर सकते हो, खुद से भी तो बता सकते हो। ग्रुप में भी कोई कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसा तो गलत है। तो प्लीज़ इंटरेक्ट किया करो, खुद से भी बताया करो। और आज भी मैं आपसे 15 क्वेश्चन है बेशक, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि आप लोग मुझे क्लास के बाद बताओ कि आपके कितने मार्क्स बने। और ये PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस PDF के लास्ट में गिवन है। ओके, तो चलिए फिर आज के पहले एक बार देख लेते हैं स्लाइड्स कौन सी है। तो आज आपके 15 क्वेश्चंस हैं पूरे, जो आपके दिसंबर 2018 में आए थे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी आंसर की है। और ये आपकी इसमें आपको लास्ट स्लाइड में ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द असेसमेंट ऑफ what children learn in mathematics in primary classes should not focus on। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आंकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, गणितीय अवधारणाओं को समझना। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, गणितीय भाषा का विकास। प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स, तर्क कौशल का विकास। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे आप तर्क कौशल दिख जाए ना, तो वो तो बिल्कुल सही है। और यहाँ बात हो रही है क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, तर्क कौशल का विकास होता कैसे है, जब आप मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ जाते हैं। तो आपकी आपकी अवधारणाओं का विकास होना भी ज़रूरी है, तो इसको भी, इसका आंकलन होना भी ज़रूरी है, तो ये भी सही है। उसके बाद है भाषा। मैंने आपसे कहा था कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें भाषा का विकास सबसे जल्दी होता है। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो चीज़ रूढ़ होती जाती है। देखो ना, अगर आप लोगों ने स्कूल में, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो और अगर आप लोगों ने 2 जमा 3 पढ़ना सीखा है, तो आप अभी इस वक्त भी आप उसे ऐसे ही पढ़ते हैं। जब भी आप देखते हैं कुछ ऐसे, तो आप उसे यही बोलते हैं 2 जमा 3, 5 जमा 7, कुछ भी करते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं। और वही जो थोड़ा इंग्लिश मीडियम से है, जिसने इस तरीके की आदत डाल ली थी बचपन में कि वो इस तरीके से पढ़ेगा 2+3, तो उसको वही आदत पड़ी रहती है। तो भाषा का जो मैक्सिमम विकास हो जाता है ना, वो इसी इसी एज में हो जाता है। तो ये भी ज़रूरी है कि भाषा बच्चा कम से कम सही विकसित करे ना। अब इसको 2-3 पढ़ना शुरू कर दे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। इसको हम कुछ हद तक इग्नोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखो आपको याद होगा टीचर्स कहते थे कि आपकी स्टेप्स की मार्किंग भी होती है। स्टेप्स की मार्किंग, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कंसेप्ट सही फॉलो करा है, आपको समझ, अगर टीचर को दिख रहा है कि आपने कंसेप्ट, आपको समझ में आ रहा है, आपने प्रोसीजर सही फॉलो किया और कैलकुलेशन में गलती करके आपने अगर किसी तरीके से जवाब, जो आपका आंसर आया वो थोड़ा आगे पीछे आ गया, तो भी आपको कुछ नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये क्या दर्शाता है, यही तो दर्शा रहा है कि सटीकता बेशक ना हो, लेकिन अवधारणाओं पे पकड़ है, आपकी भाषा का विकास है, आपके तर्क कौशल का विकास है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो आपको असेसमेंट में मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही चीज़ है। तो आपका आंसर है यानी कि सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है ये। What sequence of the following instruction should be followed in development of a mathematical concept in elementary class? प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो आपके पास ये 4 है, आपको इनको अनुक्रम में सेट करना है, ठीक है ना।
आपको इन्हें एक ऑर्डर में सेट करना है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप एक काम करा करो, ऐसे क्वेश्चन जब देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन है, 4 हमने डैश बना लिए। अब क्या करना है, ड्राइंग पिक्चर्स, चित्र बनाना, यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, अनुभव प्रदान करना है, एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से समझाना। तो अब कैसे करते हैं, देखो जब भी किसी कंसेप्ट को आप बच्चे के आगे इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो आप कैसे करते हैं, आप पहले उनको कोशिश करते हैं कि आप उनको दिखाएं कि उनकी ज़िंदगी में उस कंसेप्ट का कहाँ ज़रूरत है। ऐसे ही होता है। तो उससे क्या होता है, उसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली हम उन्हें अनुभव प्रदान करते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं, एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे एक कंसेप्ट ले लो एडिशन का, एडिशन का कंसेप्ट ले लिया मैंने, और यानी कि योग। अब योग का जो कंसेप्ट है उसमें मैं क्या, अगर आपके सामने बच्चा है तो आप कैसे समझाएंगे उसे, आप उसे कहेंगे बेटा 2 पेंसिल तेरे पास है, तो साथ वाले की 3 पेंसिल और ले ले। तो अब आपके पास कम हो गई पेंसिल की ज़्यादा हो गई, बच्चा कहेगा ज़्यादा हो गई, उसको दिख रहा है भाई ज़्यादा हो गई। तो उसने अनुभव ले लिया, उसने अनुभव ले लिया, उसने एक्सपीरियंस ले लिया। अब आप उसे भाषा के माध्यम से समझाएंगे कि ये क्या हुआ है, इसे हम कहते हैं एडिशन। जब आपकी कोई चीज़ आपके पास ऐड हो जाती है, उनका योग हो जाता है, तो उसे एडिशन कहते हैं। तो ये आपने क्या किया, आपने उसे बच्चे को भाषा के माध्यम से समझाया। फिर आप उसको प्रैक्टिस करवाते हैं या एक तरीके से चित्र के माध्यम से समझाते हैं। कैसे, क्या आप उसे बोर्ड में दिखाते हैं कि सपोज करिए 1 पक्षी 2 पक्षी, और उसके बाद आपने 3 पक्षी और किए, तो ये टोटल गिन के बताओ बेटा कितने हुए, तो वो सारे साथ में गिनेगा और यहाँ पे कहेगा मैम 5 पक्षी हो गए। तो 5 पक्षी मतलब 5 पक्षी हो गए। तो ये क्या है, ये आपको चित्र के हिसाब से आपने बच्चे को पिक्टोरियल भाषा में आपने बच्चे को समझा दिया, चित्र बना के, पिक्चर्स बना के समझाया कि देखो कैसे हुआ। इसके बाद आप बच्चे को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिखाते हैं। वो कैसे सिखाते हैं, वो कैसे सिखाते हैं कि आप बच्चे को सिखाएंगे, देखो बेटा ये है तो इसको कहेंगे हम 2, ये है तो इसे कहेंगे हम 3, और इसके बीच में हम लगाएंगे प्लस, ये है सिंबल, आपके एडिशन का सिंबल, जिसे आपने क्या करा है यहाँ पे टोटल 5। तो ये क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और इसी तरीके से हम बच्चों को एलिमेंट्री क्लासेस में समझाते हैं कोई भी कंसेप्ट। आप अगर इस एग्जाम्पल को अच्छे से याद करेंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन आप हमेशा सही करके आएंगे। और अब आप खुद देख लीजिए आपका आंसर क्या आएगा, पहले थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, और उसके बाद सेकेंड। तो अब आप देखिए ये ऑर्डर कहाँ शो हो रहा है आपको, बी पार्ट में। तो आपका आंसर है बी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड 2 नंबर्स एज शोन बिलो। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। उसने 83 में से 27 को माइनस किया और लिखा 64, 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स आइडिया अबाउट द चाइल्ड्स लर्निंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। तो देखिए, चाइल्ड हैज मिसकंसेप्शन अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट। बच्चा नहीं जानता कैसे घटाना है। चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। इट इज अ मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिपीटेड प्रैक्टिस। ये एक गलती है जिसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। पहली बात तो सीधा ऑप्शन से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बच्चा नहीं जानता कि उसे कैसे घटाना है, बताइए, कैसे नहीं जानता। अगर उसे नहीं पता होता तो वो 8 - 2 सही नहीं करता। उसने तो ये तो सही किया है लेकिन ये गलती की है, तो भाई ये तो हो गया गलत। उसके बाद बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया नहीं जानता। क्या सही में नहीं जानता भाई? प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर वो, ठीक है मैंने माना कि उसने एक गलती करी है लेकिन दूसरा तो सही किया है, तो ये चीज़ यहाँ नहीं आ सकती। बच्चा, ये एक गलती है और इसे बार बार करके सुधार किया जा सकता है। जब बच्चे को कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा, जब बच्चे को ये चीज़ ही समझ नहीं आ रही कि ये हो कैसे रहा है, तो उसको गलती को अगर आप अभ्यास कराएंगे भी वो तो भी गलती करेगा बार बार। तो गलती करके उल्टा तो हम इसकी गलती को एक तरीके से बच्चे के मन में पक्का कर देंगे बार बार अभ्यास करा के, तो ये भी गलत है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चा स्थानीय मान के बारे में नहीं जानता। बच्चे को ये नहीं पता है कि अगर 1 डिजिट पे छोटा नंबर होता है तो उसको हम कैसे घटाते हैं। तो आपका आंसर आएगा ए पार्ट।
कि चाइल्ड हैज मिसकंसेप्शन अबाउट द प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो उसको यहाँ से बोरो करना पड़ता है 1, ठीक है ना। उसको 2 अंकों वाली घटाव की प्रक्रिया उसमें लिखा है, सॉरी, द प्रोसेस, चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगर उसे पता होता तो वो ये काम सही करता, उसे पता ही नहीं है ना, तभी तो आंसर आएगा यही कि उसको मिसकंसेप्शन है प्लेस वैल्यू के बारे में जब हम सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, जब हम घटाव की प्रक्रिया में उसे स्थानीय मान नहीं पता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे। अधिगम और आंकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम देखिए क्या है, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, फिर से आप 4 बना लीजिए। यहाँ पे आपके पास रफ शीट होगी, बेशक ऑनलाइन पेपर है, आपको रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो आप उसमें बना सकते हैं आराम से। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आंकलन, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, शिक्षण अधिगम और आंकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट का विकास, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड प्रोग्रेस, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उनका संचार। ये आप अपनी लाइफ से जोड़ सकते हो। कैसे? अगर आपने कभी जैसे टीचिंग लर्निंग, जो आपका एक टीचिंग ट्रेनिंग होती है, टीचर ट्रेनिंग जब आपकी कोर्स के बाद होती है, तो उसमें भी आप देख सकते हो सबसे पहले आप क्या करते थे। सबसे पहले आप ये बनाते थे कि आप प्लानिंग करते थे। सबसे पहले तो आप किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले प्लान करोगे ना कि आपको कैसे करना है, तो आप सबसे पहले प्लान करते हो। और किस चीज़ की प्लानिंग करते हो? टीचिंग लर्निंग, कि आपको पढ़ाना कैसे है, और फिर उसके असेसमेंट में आप कैसे हिसाब किताब लगाओगे। अब जैसे सपोज करो, अगर एक इंग्लिश की टीचर ने पोएम पढ़ाने की सोची है, कोई कविता पढ़ाने की सोची है, तो टीचर उसको एंड में कहेगा बच्चों चलो अब सारे बच्चे कविता सुनाएंगे। अब मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में आप देखेंगे कि आपका जो टॉपिक है वो किस तरीके का है। अगर उसमें ऑब्जेक्टिव लर्निंग से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आप सब्जेक्टिव टेस्ट भी ले सकते हैं। तो यही तरीके की है आंकलन की योजना, कि मतलब आप देखेंगे आपका कंसेप्ट किस तरीके का है, उसको पढ़ाना कैसे है, फिर उसका असेसमेंट किस तरीके से लेना है, या प्लान करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने प्लान किया, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप उन सब चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं। तो अमल कैसे करते हैं आप, कि आपने जो प्लान किया है कि आपको पढ़ाना कैसे है और आपका असेसमेंट कैसे लेना है, उसको आप संगठित कर देंगे ताकि आप दोनों चीज़ों पे एक्चुअली वर्क कर सकें। ठीक है ना। तो ये किस में है, ये आपके फर्स्ट पॉइंट में है कि आप शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आंकलन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जब आपने आंकलन कर लिया तो आप बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर देंगे। आप तैयारी करेंगे कि इस बच्चे ने कितने हिसाब से प्रोग्रेस दिखाई है, तो आप पहले रिपोर्ट तैयार करेंगे। और उसके बाद आएगा आपका डूम्स डे, जो आपको याद हो पीटीएम होती थी आप लोगों की, कि आप लोगों ने जो पेपर दिए, अब आपका रिजल्ट मिलने की बारी है। अब जाएंगे पिताजी आपके रिजल्ट लेने, और कुछ बच्चों को मिठाई मिलेगी, किसी को पिटाई मिलेगी। तो वही होता है कि अब आपने रिपोर्ट तैयार कर ली, तो अब आपने उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट दे दी और उनको कम्युनिकेट कर दिया कि उनका फीडबैक कैसा रहा क्लास में, है ना। आपने उनके लर्निंग के प्रोग्रेस की रिपोर्ट आपने उनके पेरेंट्स को दे दी या उनको बता दिया। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहले एक टीचर ने, आपका साल शुरू हुआ, टीचर ने प्लान किया वो कैसे 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 कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे और उनका कैसे कैसे टेस्ट लेंगे। ठीक है, टीचर ने उसके बाद प्लान कर लिया, तो अब क्लास में उसको एग्जीक्यूट कर दिया कि आपके टेस्ट भी चल रहे हैं, साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही है, आपका सब कुछ संगठित इंटीग्रेट होकर चल रहा है। फिर टीचर आपके साथ साथ रिपोर्ट तैयार कर रहा है, और फिर एक दिन पीटीएम रख के आपके पिताजी को रिपोर्ट सौंपी जाती है। यही होता है। तो यही आपका क्रम यहाँ पे आएगा। तो अब आप देख लीजिए किस में है, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट में है आपका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। वाई रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग नंबर्स लाइक हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। रोमन न्यूमरल्स do not employ place values, so calculations are difficult to perform using these numerals. रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन न्यूमरल्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर।
रोमन अंक को याद करना मुश्किल होता है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड विद द इंग्लिश अल्फाबेट एंड रोमन न्यूमरल्स। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको लग रहा होगा सारे ही सही लग रहे हैं हमें, तो मुझे तो सारे सही लगे थे जब मैंने ये क्वेश्चन देखा। लेकिन इसमें जो मेन पार्ट है, मैंने आपसे क्या कहा था कि एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये ध्यान लगाना है कि सबसे ज़्यादा सही कौन सा आंसर है। तो सबसे ज़्यादा सही आपको खुद ही दिख रहा है कि याद करना मुश्किल है, पर क्यों है? रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, पर क्यों है? और बच्चे वर्णमाला और रोमन में भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर आराम से सिखाया जाए तो बच्चे ऐसे भी भ्रमित नहीं होते, तो ये भी गलत है। और इन दोनों के आंसर कहाँ हैं? आपके फर्स्ट आंसर में। क्यों? क्योंकि इसमें स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। इसमें फोर्थ ऐसे लिखा जाता है और फिफ्थ, और सपोज कीजिए सिक्स लिखना है हमें। एक चीज़ बताइए, जैसे कि मैंने लिखा, आप लिखेंगे यहाँ पे 4 + 6, तो आपका आंसर आना चाहिए 10 आना चाहिए। 10 ऐसे डिनोट करते हैं। अब आप इन्हें अगर ऐड करके देखें तो 4 और 6 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 1 6, और ये 5 + 1 6। ये तो कुछ अजीब सा आ गया ना इसमें। इस वजह से क्या है कि जो रोमन न्यूमरल्स है इसमें स्थानीय मान का नियोजन नहीं होता, और इस वजह से डिफिकल्ट हो जाता है कि इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सके। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ए पार्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर एनकरेजेस द चिल्ड्रन इन हर क्लास टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम इन देयर ओन वर्ड्स। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। What is the most appropriate objective of the teacher to do such activity with her students? अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या हो सकता है? It is very interesting activity which can be performed in the free time for revisiting the concept of shapes. ये एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिससे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ये खाली समय वाली बात गलत हो गई ना, क्योंकि ऐसा नहीं है हम कोई भी क्लास में फ्री टाइम से टाइम पास करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, ना तो टीचर करवाता है, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है। अगर हमारे पास फ्री टाइम है भी ना तो हम कोशिश करते हैं रिवाइज करें। लेकिन यहाँ तो आपने देखा कि टीचर कुछ नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, बच्चों को एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो रिविजन तो हो नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया। Children enjoy explaining the object in their own language like they enjoy playing dumb charades. बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं जैसे कि वे डम शरेड्स का आनंद लेते हैं। अब ये क्या है? ऐसा तो सही है, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट भी होते हैं, वो नहीं खेलना चाहते, तो ज़बरदस्ती तो बच्चे अपने मन से नहीं कर रहे, टीचर करवा रहे हैं। और सिर्फ खेलने के मन से नहीं हो रहा ये सब कुछ नया सिखाने के लिए हो रहा है, तो ये भी गलत है। It makes the children observe the physical properties of an object informally, which deepens their understanding about shape. ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब बच्चा खुद से देख रहा है, खुद से समझ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बच्चा कुछ सीख रहा है और उसकी अंडरस्टैंडिंग डीप हो रही है। It is a useful activity which introduces a child to the shapes. ये एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। और कैसे कराती है? कि जब बच्चा खुद से ध्यान देता है। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि ऊपर वाले जो आपका ऑप्शन है उसमें इसका रीज़न गिवन है कि कैसे होता है ये, बच्चा खुद निरीक्षण करता है, खुद से सीखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, अशिक्षित दुकानदार द्वारा किए जाने वाले गणित के बारे में आप क्या जानेंगे? इट इज नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। हैज एम्बिग्यूटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट। अस्पष्टता है और बहुत कम स्तर की शुद्धता है।
should be discussed by the teacher in classrooms as an alternate strategy in solving related problems. संबंधित गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल उपयोगी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हमने कॉम्पनसेटिंग का आपका टॉपिक पढ़ा था, किसी को कोई डाउट भी हो ना तो आप एक बार कॉम्पनसेटिंग वाला जहां हमने डिस्कशन की थी, आप वो वाले लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये टॉपिक। स्टिल दोबारा करते हैं। तो ये तो बिल्कुल उपयोगी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कॉम्पनसेटिंग या आप कह लीजिए एक इनफॉर्मल मैथमेटिक्स, मैंने कल भी बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सभी गणितीय समस्याओं को हल कर दे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अशिक्षित दुकानदार है, उसको कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं है, तो वो सिर्फ उसको जितनी ज़रूरत है उसने उतनी ही मैथ सीखी है। उसने कोई बहुत अच्छा खासा इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन नहीं सीख रखा, उसने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नहीं सीख रखा, या उसमें बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री का। अब कोई अशिक्षित दुकानदार है, उसको सिर्फ पैसे का लेन देन करना है, प्रॉफिट लॉस काउंट करना है, डिस्काउंट वगैरह चेक करना है, तो उसमें वो ज्योमेट्री नहीं सीख के बैठेगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर समस्या, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी हो, तो ये भी गलत हो गया। हैज़ एम्बिग्यूटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्बिग्यूटी बेशक हो सकती है, थोड़ी बहुत अस्पष्टता हो सकती है, क्योंकि जैसे हर बंदा अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है, लेकिन बहुत कम स्तर की शुद्धता नहीं हो सकती। अगर बहुत कम स्तर की शुद्धता होती, इसका मतलब क्या है कि वो जो दुकानदार है वो अपना प्रॉफिट लॉस ढंग से काउंट नहीं कर पा रहा, वो अपना इस हिसाब से दुकानदारी में गलत कैलकुलेशन की किताब लगा रहा है, तो आप खुद सोचो ना, तो उसकी दुकानदारी चलेगी कैसे, है ना? तो ये भी गलत हो गया। शुद्धता सही होती है, बस इनके कैलकुलेशन के तरीके अनोखे होते हैं। तो एक्चुअली जब ये अनोखे तरीके हैं अगर, तो हम उसको क्लास में अगर डिस्कस करें, देखो इसमें क्या है, वैकल्पिक रणनीति, यानी कि ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी, कि आपने जो मेन प्रोसीजर है वो तो समझा दिया, साथ में हम उसको ऑल्टरनेटिव तरीके से भी बच्चे को समझा सकते हैं। उससे बच्चे के पास एक तो एक से ज़्यादा तरीके आएंगे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसके पर्सपेक्टिव बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ होगी कि जो बच्चे को आसान लगेगा वो उस हिसाब से कैलकुलेशन करना सीख जाएगा। तो आपका आंसर होगा इसमें डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम? एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? पहली बात तो ये हेट्रोजेनस ग्रुप, विषम समूह की बात हो रही है, मतलब अलग अलग तरीके के बच्चे, यानी कि कोई बहुत टैलेंटेड है, कोई थोड़ा बैकवर्ड है, कोई एवरेज है, किसी को कहीं में कोई दिव्यांगता की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो। मतलब एक तरीके से ये हम कह रहे हैं इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा। ठीक है, तो इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है। अब इसमें आपको बताना है कि उसमें कैसे आप हैंडल करोगे, अगर आप टीचर बनते हो तो कैसे हैंडल करोगे? बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। क्या सही में ऐसा कर सकते हो कि आप एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित कर रखकर और फिर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न दो? तो इसमें फिर इंक्लूसिवनेस कहाँ रह गई, इसमें फिर समावेशी कहाँ रह गई? इसमें तो आपने सबको अलग अलग कर दिया, तो गलत हो गया। बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। बाय डूइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू लो ability children in the class and giving the complex question as home assignment to higher ability children। आप क्या कर रहे हैं, आप कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करते हैं और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें देखो, एक चीज़ देखो, अगर आपने क्लास में कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार प्रश्न करा दिए और जिनकी क्षमताएं हायर है, उच्च क्षमताएं हैं जिनकी, उनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन घर के लिए दे दिए। पहली बात तो चाहे बेशक क्षमता अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आपने घर के लिए दिए हैं उन्हें क्वेश्चन, तो वो सॉल्व करने में उन्हें जो प्रॉब्लम आएगी वो आप क्लास में डिस्कस ही नहीं कर सकते। दूसरी बात कि एक तरीके से अगर आप कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार क्लास में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो बोर होने लगेंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो ये तो बहुत ही घोर अपराध है, ये तो बहुत गलत है। अब इसमें ये दो है, ये दोनों सही लग रहे हैं। इसमें क्या कहा है कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, तो सामूहिक तो रखना है, पर क्यों रखना है या कैसे रखना है, कि ताकि बच्चे एक दूसरे से सीख सकें।
और ये बात बिल्कुल सही है कि इंक्लूसिव क्लासरूम का आइडिया आया ही इसलिए था क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्दी सीखते हैं। देखो, दो तरीके की होती है सामूहिक करना। एक है कि आप एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा है और उसको आप एक अच्छे वाले बच्चे के साथ जो टैलेंटेड है उसके साथ बिठा दो, तो उस बच्चे में एक कॉन्फिडेंस टूटने वाला भाव आएगा कि मैं कर ही नहीं सकता और ये कर रहा है। क्योंकि ज़बरदस्ती, एक तो आप एक होता है कॉम्पिटिशन करवा दो ज़बरदस्ती का, और एक है आप उनको साथ में रखो ताकि वो एक दूसरे से सीखते रहें। इसका मतलब ये है कि उनको बस साथ में रखना आपका काम है, और एक है कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती कहो कि जाओ जाके अच्छे वाले बच्चे के साथ बैठो ताकि वो पढ़ाई में तुम्हें समझा सके। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, समझने की कोशिश करो, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ठीक है ना? तो हमें सिर्फ साथ में बच्चों को रखना है ताकि वो एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे के लिए एक टीम स्पिरिट डेवलप करे, साथ में काम करने की ग्रुप की भावना आए उनके अंदर। ठीक है ना? तो ये है हमारा सी पार्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि such that children may be told small steps for calculations। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों को की उपलब्धि बढ़ाई जा सके। अरे हमें क्यों दिखाना है किसी को? अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं चाहे नहीं, लेकिन हमें दिखाना क्यों है? हमें सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अचीवमेंट को हम सर्वेज में दिखा सके, ये तो गलत बात है। तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। ऐसा नहीं है ये गलत नहीं है या ये सही है, बताएंगे अभी इसको भी। टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशंस। वर्ष के अंत की परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो हमें सबसे पहली बात तो परीक्षाओं के लिए तो बिल्कुल ऐसा मोटिव नहीं रखना है कि हम सिर्फ इसलिए लर्निंग आउटकम्स को तैयार करें कि इस क्लास का बच्चा इतना सीख पाए ताकि वो एंड में परीक्षा दे पाए, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। कैलकुलेशंस सिखाने के लिए बच्चों को तैयार बिल्कुल नहीं करना है, तो गणना में लघु विधियां बताई जाए ये भी गलत है। अब क्या है, एक्चुअली हमें क्या करना है, क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज को और स्किल्स को डेवलप करना है, ताकि जैसे इसमें इसका मतलब क्या है कि बच्चा कक्षा क्लास के हिसाब से सीख सके और अपने कौशलों को, दक्षता को परिभाषित कर सके। जैसे कि किया था वैन हीले ने, किया था पियाजे ने, बताया था कि बच्चा छोटा होता है तो सिर्फ इतना समझ पाएगा, थोड़ा बड़ा होगा यानी कि कक्षा के हिसाब से, कि अगर वो एलिमेंट्री क्लास में है, फर्स्ट सेकंड में है, तो वो नंबर सीख लेगा, काउंटिंग सीख लेगा, थोड़ा बहुत गणना की थोड़ी बहुत उसकी समझ आ जाएगी। लेकिन जैसे वो 7th 8th में आएगा तो वो रेशियो प्रोपोर्शन भी सीख लेगा, जो एक जटिल चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, उन्हें भी वो सीख जाएगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो आंसर है आपका सी पार्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधि है? जब हमने टीएलएम किया था तब हमने देखा था टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, हमने शिक्षण सामग्री के बारे में बात की थी, तब हमने ये बात जानी थी कि एक्टिविटी बेस्ड भी शिक्षण सामग्री होती है, क्रियात्मक आधारित भी शिक्षण सामग्री होती है। और उसमें क्या होता है, जब बच्चा खुद करके सीख रहा हो। ठीक है, तो अब आप देखिए, टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। इसमें बच्चा खुद से तो कुछ नहीं सीख रहा, टीचर समझा रहा है, बच्चा नोट कर रहा है। चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन द फॉर्म ऑफ राइम। बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। अब पूरी टीचर बोल रहे हैं 1, बच्चे पीछे बोल रहे हैं 1, टीचर बोल रहे हैं 2, बच्चे पीछे बोल रहे हैं 2। तो ये तो गलत है। इसमें भी बच्चा एक तरीके से रट रहा है, कुछ सीख तो रहा नहीं है। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। बच्चों द्वारा श्याम पट से नकल करना। इसमें भी बच्चे ने एज सच खुद से कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब गलत तरीके हैं पढ़ाने के, ये बिल्कुल सही तरीके हैं पढ़ाने के। काउंटिंग को आप कभी भी ऐसे खुद के लिए नहीं छोड़ सकते, उसको आपको बच्चों को रटवाना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें टीचर समझाता है, भाई अगर उन्होंने एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दिया तो अब वो उनको समझाएगा भी तो सही कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बच्चे 2-3 बार तो देखेंगे ना ब्लैक बोर्ड से
कहाँ कैसे सॉल्व होगा। तो ये सब चीज़ें है सही, लेकिन एक्टिविटी किसे कहेंगे हम? जब बच्चे खुद कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बच्चे एंगेज होंगे एक्सप्लोरेशन में, बच्चों का अन्वेषण में लगना, तो आंसर होगा डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। टू डेवलप द स्किल ऑफ काउंटिंग अमंग चिल्ड्रन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न एज प्री नंबर कंसेप्ट। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या है? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, एक एक संगतता। मतलब क्या है कि बच्चा 1-to-1 आप उससे बात कर रहे हैं, आप उससे समझा रहे हैं, ये ज़रूरी है। हमें देखना पड़ेगा ना कि पूरी क्लास को तो हमने रटवा दिया, क्या पता एक बच्चा बीच में रह गया हो जिसको नहीं समझ में आया हो, तो 1-to-1 ज़रूरी है। सीरियलेशन, भाई प्री नंबर कंसेप्ट है, इसमें हम बच्चे को काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो इसमें इसको सीरियल तो बताना पड़ेगा ना कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 100 के बाद 101 आता है, तो इस क्रमबद्धता भी ज़रूरी है। रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली, संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। रैंडमली पढ़ रहे हो आप, मैंने बोला 1, बच्चे बोल रहे 1, मैंने बोला 50, बच्चे बोल रहे 50। अब हो सकता है कुछ बच्चे उसको 1 के बाद 50 याद कर लें, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यही है आपका सही आंसर कि नॉट रिक्वायर्ड क्या है कि भाई रैंडमली नहीं बोलना। बच्चों को सीरियलेशन सिखाओ, बच्चों को हर चीज़ सिखाओ, लेकिन रैंडम चीज़ें मत सिखाओ, वरना बच्चे उसी को शायद क्रम में याद कर जाए। क्रिएटिंग ग्रुप्स बनाकर भी आप याद करा सकते हैं। भाई आपने 1-to-1 कर ली बात, अब आपने देखा कि 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको ग्रुप बना लो, उनको फिर समझा दो, ठीक है ना? तो ग्रुप्स भी काम आ जाएंगे, लेकिन रैंडम नंबर नेम्स ऐसे रिसाइट नहीं करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ऑन आस्किंग अ चाइल्ड व्हाट इज एरिया, बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने क्या बताया? उसने बताया कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। हाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? द चाइल्ड हैज नो आइडिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एरिया। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाई उसने क्षेत्रफल, चाहे वो सिर्फ एक आपकी शेप का, एक आकार का ही उसने क्षेत्रफल बताया हो, पर उसने क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला बताया, क्षेत्रफल का ही सूत्र तो बताया है उसने, तो उसका मतलब उसको जानकारी तो है, तो ये तो गलत हो गया। चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज द जनरल आइडिया ऑफ एनी क्लोज शेप, जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज शेप। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल की सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। हाँ बिल्कुल सही, यही तो किया है बच्चे ने। बच्चे से हमने ये नहीं पूछा था कि स्फेयर या आपका स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या है, आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या है। नहीं, हमने ट्रायंगल का एरिया नहीं पूछा था, हमने सिर्फ ये पूछा था एरिया क्या है, तो बच्चे ने बोला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाँ, उसने ऐसा ही कुछ किया है कि किसी भी बंद आकार के, किसी भी क्लोज शेप के जो एरिया है उसको उसने कंफ्यूज कर दिया किससे? रेक्टेंगल के एरिया से। तो ये तो सही है, लेकिन बाकी भी हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्यों गलत है। द चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। बच्चा सही कह रहे हैं कि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई है। क्या बात सही है? क्या हर शेप की एरिया जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है? नहीं, तो ये गलत है। द चाइल्ड इज कंफ्यूज बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। अगर परिमाप यहाँ पे तो बात ही नहीं की, मतलब बच्चे से एरिया पूछा, बच्चे ने किसी एक का एरिया तो बताया उसने। अगर उसने यहाँ पे 2 × L + B बताया होता तो हम कह सकते थे कि बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप के बीच में कंफ्यूज है, उलझन में है। लेकिन उसने एरिया चाहे एक शेप का बताया, लेकिन बताया सही है, तो ये यहाँ पे इसलिए गलत है। आंसर है आपका बी पार्ट। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following is true with respect to mathematics learning? गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप ये बात देखिए, कल हमने जुलाई 2019 का पेपर डिस्कस किया था, और आज हम कर रहे हैं दिसंबर 2018 का पेपर डिस्कस। तो इन दोनों पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है?
कि मैथमेटिक्स लर्निंग के बारे में, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर कठिन होता तो फिर सबको पढ़ाया ही नहीं जाता। रॉकेट साइंस सबको पढ़ाई जाती है क्या? जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है? बिल्कुल नहीं। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। हर कोई गणित सीख सकता है? बिल्कुल सही। और यही हमारा आंसर है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिगरस प्रैक्टिस। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है? ऐसा नहीं है। गणित अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको उतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक में हो सकती है, लेकिन केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाए ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम, अ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑन विच 4 right angled triangles were drawn and asked the children to find the relationship between the sides of a triangle. पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो इन द अबव सिचुएशन टीचर ने कौन सा मेथड यूज किया है? उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग कौन सी विधि का प्रयोग किया है? कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया है टीचर ने? इंडक्टिव, डिडक्टिव, लेक्चर, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मेथड में हम कुछ बड़ा करते हैं जहाँ पे हम बच्चे प्रॉपर हर चीज़ सीखते हैं। बच्चे बनाएंगे भी खुद ही, बच्चे खुद ही तरीके से अपना बनाएंगे भी ट्रायंगल खुद ही, और खुद ही उसको स्टडी करेंगे। तो लेबोरेटरी मेथड ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें क्लास में ही हो रही है, लेबोरेटरी में जाके नहीं हो रही है। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। भाई ऐसा तो नहीं है टीचर ने सीधा आई क्लास में और उन्होंने बता दिया पाइथागोरस कौन थे, उन्होंने क्या प्रमेय दिया था, कौन सी थ्योरम दी थी, वो कैसे वर्क करती है, ऐसा तो नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये भी गलत है, व्याख्यान विधि नहीं हुई है अभी तक। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि टीचर पहले आपको फॉर्मूला बताता है, पहले आपको कंसेप्ट बताता है, फिर आपको एग्जाम्पल्स देता है और फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। तो यहाँ पे वो भी नहीं हुआ है, तो ये भी गलत है। अब आ गया आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या है? इसमें टीचर पहले आपको कहता है कि आपको दिखाता है कि देखो ये चीज़ें हैं, अब आप देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। अब बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हैं, बच्चे कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से होगा, तो उसके बाद टीचर फिर उन्हें समझाएगा कि देखो ये है यहाँ पे रिलेशनशिप। पहले बच्चे कोशिश करेंगे संबंध खोजने की, फिर टीचर उन्हें संबंध बताएगा और उसके बाद उनको पाइथागोरस थ्योरम बताई जाएगी कि एक्चुअली है क्या। ठीक है ना? तो आंसर हो गया आपका ए पार्ट, इंडक्टिव मेथड। लास्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंसेप्ट मैप। हमने कल पढ़ा, आई गेस कल ही परसों 2008 जो 2019 का दिसंबर का पेपर था शायद, उसमें था ये क्वेश्चन कंसेप्ट मैपिंग का, जिसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि संकल्पना मानचित्र या मानचित्र क्या होता है। उसके मैंने पॉइंट्स बताए थे। आई होप आप सब लोगों ने रिवाइज किए होंगे क्योंकि ये उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने आपको जब वो टॉपिक का आपको एक स्लाइड दिखाई थी, साथ साथ आपको बताया था इसके बारे में। तो अब आपके सामने वो क्वेश्चन है, बताइए। कंसेप्ट मैप्स represent the collection of interconnected concepts and links connecting them. संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। कंसेप्ट मैप्स आर हायरार्किकल इन नेचर। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होते हैं। कंसेप्ट मैप्स हेल्प इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज टू न्यू कंस्ट्रक्शन। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्यों है होमवर्क क्वेश्चन? क्योंकि इसका आंसर आपके पास डायरेक्ट है। तो मैं देखना चाहती हूँ आप लोग में से कितने लोग रिप्लाई करते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इसमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा। ओके, सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और मैंने आंसर इसका आंसर की में दिया है, पर प्लीज़ चीट मत करना, अपने हिसाब से बताना। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया हो। कल हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे और इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।